स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज 21 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों के साथ साथ उनके बैकग्राउंड को भी कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो देखते हैं आज पहला प्रश्न। पहली बार देश के किस राज्य में बालिका पंचायत चुनाव का सफल आयोजन कराया गया? द फर्स्ट एवर बालिका पंचायत इलेक्शन सक्सेसफुली हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये नोट करके रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में आने वाला ये क्वेश्चन है। देखिए एसएससी जेडी की जो है नोटिफिकेशन आ गई है, लगभग 25,000 वैकेंसीज़ हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वैकेंसी आई हुई है। आप लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। जिनको फोर्स में इंटरेस्ट है, इसमें सिलेक्शन होने के बाद सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ इस तरह की जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन होंगे, जो है 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन में? 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन ईच होंगे। किसके किसके? जीएस के, मैथ के, रीजनिंग के और हिंदी के। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट होंगे, 25-25 क्वेश्चन के। ठीक है, जीएस में मोस्टली करंट अफेयर्स होता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वीडियो का 6 महीने या 4-5 महीने का आप लगातार अध्ययन कर लीजिए। निश्चित तौर पर जो 8-10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स और उसके जो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे किसी स्टेट से पूछ लिया जाएगा, नेशनल पार्क वगैरह पूछ लिया जाएगा, ये सब कवर हो जाएगा। मेरे करंट के वीडियो से ही आपका लगभग 25 में से 15 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को देखना तो है नहीं वीडियो, केवल मुंह बना के चले आना है। चलो कोई बात नहीं, आप जो देख रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। पहली बार देश के किस राज्य में? हाँ, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। कहाँ पे? गुजरात में पहली बार इसका आयोजन कराया गया है। थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये बालिका पंचायत। देखिए, टीवी सीरीज से प्रेरित होकर गुजरात के इस गाँव में बालिका पंचायत चुनाव की तैयारी। केवल लड़कियां लड़ेंगी चुनाव। ये बहुत ही अच्छा कदम है विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण, स्पेशली राजनैतिक सशक्तिकरण को लेकर ये जो है बेहतरीन कदम उठाया गया है। बालिका पंचायत का मतलब होता है एक गांव होगा। गांव का नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम है कुनारिया। क्या नाम है? कुनारिया, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, कच्छ ज़िले में है गुजरात में। कच्छ समझ में, फेमस ज़िला है। तो जैसे एक गाँव है, गाँव में वहाँ के जो गाँव ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा उसे कहा जाता है किसी गांव में जो वोट देने वाले सदस्य होते हैं उनको मिलाकर एक ग्राम सभा तैयार होता है। जितने वोटर्स हैं उनको मिला दिया जाए, उसे ग्राम सभा कहा जाएगा। तो इसमें सिर्फ बालिकाएं चुनाव लड़ेंगी। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो तैयार होगा केवल बालिका पंचायत सदस्य होगी। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों किया गया है? ऐसा करके जो है एक संदेश दिया जा रहा है कि भैया महिलाएं भी राजनैतिक रूप से देश का नेतृत्व कर सकती हैं, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है कि महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां भी गाली देना शुरू कर दें, वो भी सिगरेट दारू शुरू कर दें। ज़्यादातर फेमिनिस्ट का जो कीड़ा जिनके अंदर होता है उनका मतलब यही होता है। नहीं, महिला सशक्तिकरण का सीधा मतलब है जितने अधिकार संविधान ने महिलाओं को दिए हैं, आर्थिक, सामाजिक या राजनैतिक, वो सभी अधिकार उसी स्वरूप में उनको मिले जिसकी कल्पना की गई है। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें अगर महिलाओं को बिना रोक टोक के मिलती है तो यही है सच्ची महिला सशक्तिकरण। और ये कब होगा? जब रोजगार के अवसर महिलाओं को बराबर मिलेंगे, जब समाज में उनकी स्थिति बेहतर होगी। आज भी कई जगह पे गाँव में कहते हैं कि औरतें जो है नर का द्वार है, तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो सब फर्जी की बातें हैं। और राजनैतिक रूप से कैसे होगा? जब उन्हें चुनाव लड़ने की पूरी तरह छूट होगी। हालांकि छूट अभी भी है, लेकिन क्या चुनाव जीत पाना महिला के लिए थोड़ा आसान है? नहीं, क्योंकि अभी भी वोटर्स के माइंडसेट में होता है ये महिला है, ही का चुनाव नेतृत्व कर पाएगी। तो इस तरह के माइंडसेट को बदलने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल जो होते हैं वो देश को आगे ले जाते हैं। बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। याद रखिएगा, गांव का नाम याद रखिए, कुनारिया गांव, कच्छ जिला, गुजरात। समझ में आ गया? गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात ये आपका दिख रहा है, ये राज्य, इसका मैप है। गुजरात का स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी बच्चा? 1960 में। ये कैसे 1960 में हुआ था? क्योंकि इससे पहले ये बम्बई प्रांत हुआ करता था। तो बम्बई प्रांत को, बम्बई प्रोविंस को 1960 में डिवाइड कर दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात में। जो गुजराती बोलने वाले थे उनको गुजरात, और जो मराठी बोलने वाले थे उसे महाराष्ट्र कहा गया। ठीक है, और गुजरात की राजधानी क्या बनी? गांधीनगर। ठीक है, अहमदाबाद के ही बगल है ये गांधीनगर। ठीक है,
चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन है, विजय रूपानी जी हैं। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत जी हैं। और नेशनल पार्क यहाँ पर फेमस गिर जो कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए फेमस है। और रन ऑफ कच्छ जो कि गधों के लिए फेमस है। अच्छा, आप लोग अपने बारे में सोचने लगे, वेरी गुड। बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पर कौन है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो ये था गुजरात के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है। व्हाट इज़ द एफडीआई लिमिट इन नेशनल पेमेंट सिस्टम सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 24%, 49%, 74%, 100%। कुछ लोगों को लग रहा है ये बड़ा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए इस तरह के क्वेश्चन कईयों बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। तो सही आंसर क्या है, 74%, ठीक है। पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। हमको पता है कुछ लोगों के पेट में ज़बरदस्त तरीके का दर्द होने लगा कि भैया ये क्या है। देख लेते हैं। एफडीआई लिमिट इन एनपीएस फंड मैनेजर्स हाइक टू 74%। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पहले देखिए 49% की ये सीमा थी, एफडीआई लिमिट थी नेशनल पेमेंट सिस्टम में, अब उसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। पेट अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आओ समझते हैं, समझ ले। तो सबसे पहले एफडीआई समझते हैं ना, एक एक करके समझेंगे तब जाके काम बनेगा। एफडीआई, ठीक। एफडीआई का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे है, यहाँ लिख देते हैं फॉरेन, लो यही होता है। एफडीआई का मतलब क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। सीधे सीधे मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में देखिए समझिए, ज़्यादा टेक्निकल ना होइए, कि देश में, अपने देश में, भारत में जो विदेशों से निवेश होता है, विदेशी पैसा आता है और सीधे तौर पर जो आता है उसे क्या बोला जाता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि एफडीआई। समझ में आया। लेकिन थोड़ा सा आप समझिए, एफडीआई जो होता है वो थोड़ा सा स्थायी किस्म का होता है, कि एक बार भारत में पैसा आया तो जल्दी 5-10 साल 15 साल बाद ही ये ले जाएंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो उसे हम बोला जाता है विदेशी निवेश। तो आसान भाषा में समझ में आया कि विदेशों से होने वाला भारत के अंदर जो निवेश है वो है क्या, विदेशी निवेश, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से हो, सीधे तौर पर बिना किसी रोक टोक के हो, तो वो क्या है, एफडीआई। समझ में आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई का मतलब समझ में आ गया होगा आसान भाषा में। दूसरी बात क्या होता है, हर एक सेक्टर में सरकार तय करती है कि कितना एफडीआई होगा। समझ में आया, कौन तय करती है, सरकार। जैसे कि अभी हम पेंशन की बात कर लें, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है। देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम ये 2005 में चालू किया गया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो अपना कुछ कुछ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करें। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको इंटरेस्ट के साथ पेंशन दिया जाएगा। समझ में आया। पहले ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, लेकिन बाद में 2009 में इसे बढ़ा के सभी के लिए कर दिया गया है। अभी क्या हो गया, आप किसी भी बैंक से एनपीएस खरीद सकते हैं, बस आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। जब आप इसे खरीदते हैं, यानी हर महीने आप कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या डालते हो, एनपीएस में पैसा डालते हो, तो जब आपकी 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी, उसके बाद से आपको जितना आपने कंट्रीब्यूट किया होगा, सरकार भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करके आपको हर महीने कुछ न कुछ प्रति माह पेंशन देगी। तो ये है नेशनल पेंशन सिस्टम। समझ में आ गया। इतना बैकग्राउंड में नहीं पूछा जाएगा, पेंशन तो आप लोग समझ ही रहे हो। अब आप ही कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा और सरकार आप जितना इन्वेस्ट करोगे, सरकार भी उतना इन्वेस्ट करके आपको 60 वर्ष की आयु के बाद क्या देगी, पेंशन देगी। समझ में आया। तो ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसमें एफडीआई की लिमिट इससे पहले कितनी थी, 49%। मतलब नहीं समझे, अब समझिए। मान लीजिए कोई कंपनी है खुली, कोई विदेशी कंपनी है, समझिए, कोई क्या है, विदेशी कंपनी है, वो चाह रही है कि भारत के अंदर एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करे। समझ में आया, कितना इन्वेस्ट करे, एनपीएस का। समझ में आ गया। तो यहाँ पर मान लीजिए एक कंपनी है, मान लेते हैं एचडीएफसी है, ठीक है, क्या, एचडीएफसी। तो एचडीएफसी एनपीएस का बिजनेस कर रही है, ठीक है। और मान लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस है, तो ठीक है, 100 करोड़ का इसने अपना बिजनेस बनाया कि हमें एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इनके पास पैसा नहीं, तो क्या विदेश से पैसा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कितना, जितने का इन्होंने प्लान किया है 100 करोड़ का, 49% अभी तक ये कहाँ से ले सकते थे, विदेश से ले सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया, एफडीआई की लिमिट कितनी कर दी गई, 74। यानी अब एनपीएस सेक्टर में विदेशों से जो होने वाला निवेश है उसकी सीमा
74% हो गई। समझ में? यानी अब HDFC जो कंपनी मान लीजिए NPS का बिजनेस कर रही है, वो 74% तक का निवेश विदेशों से हासिल कर सकती है। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। इतना मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया, बस आपको ये आंकड़ा याद रखना, दैट इज़ बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव अभी होने वाला है PET एग्ज़ाम, ठीक है, वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली बार ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी का विकास किया गया है? द फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? IGI इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। अब जैसे ही मैंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया तो आप लोग समझ गए होंगे, या तो ये होगा आंसर, ये तो ये बिल्कुल सही। तीसरा आंसर है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी रिसेंटली बना है, उसे जो है वहाँ पर पॉड टैक्सी का जो है विकास किया जा रहा है। अब ये ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी क्या होता है आप समझिए। देखिए ये क्या होता है, वायर होते हैं, देखिए दिख रहा है आपको पाइप, इसमें से क्या होता है, ये पॉड टैक्सी है, ठीक है। इसमें ड्राइवर नहीं होते हैं, ये सारा का सारा कंप्यूटराइज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सेटअप होता है, ठीक है। ये अपने आप डोर खुल जाता है, आप टिकट दिखाओगे, उसमें जो बार कोड होगा उसको स्कैन करके ये खुल जाएगा, फिर उसके बाद आपको ये एयरपोर्ट पहुंचा देगा। तो कहाँ से चलेगा ये? ग्रेटर नोएडा से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये चलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जिनको ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट जाना है या एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा आना है, तो उनको जो है ये सुविधा दी जाएगी। समझ में आ रहा है? ये ड्राइवरलेस होता है। तो इस तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं एयरपोर्ट पर होनी चाहिए। लंदन में पहली बार हीथ्रो जो एयरपोर्ट है, वो जो है वहाँ पर पॉड टैक्सी का जो है विकास किया गया था। तो उसी की तर्ज पर भारत में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। ये हाईलाइट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, होपफुली समझ में आ गया होगा। बस याद रखिएगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में नोएडा एयरपोर्ट, जेवर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आज का, ICC ने हाल ही में 3 नए देशों को क्रिकेट खेलने वाले एसोसिएट देशों के समूह में शामिल किया है। वह है मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और एक और देश है, आपको वो बताना है। ICC रिसेंटली हैज़ वेलकम्ड 3 न्यू कंट्रीज इनटू द ग्रुप ऑफ एसोसिएट into the associate group of cricket. These are मंगोलिया, स्विट्जरलैंड एंड रेस्ट आपको बताना है। तो उस अगला जो नाम है वो है ताजिकिस्तान। क्या नाम है? ताजिकिस्तान। समझ, ताजिकिस्तान को भी क्रिकेट खेलने का दर्जा दे दिया गया है। थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड। देखो, क्रिकेट आप लोगों को पता ही है, भारत में क्रिकेट जो है एक तरह से धर्म की तरह देखा जाता है, ठीक है। क्रिकेट पूरी दुनिया में ज़्यादातर देश नहीं खेलते हैं, कारण इसका बहुत ही जो लॉन्ग फॉर्मेट है। लॉन्ग फॉर्मेट का मतलब समझ रहे हैं? पहले 5 दिन का टेस्ट मैच होता है। अच्छा, टेस्ट को थोड़ा सा कंप्रेस करके वनडे बनाया गया है, तो मतलब एक दिन 8 घंटे क्रिकेट होता है। अब उसे और शॉर्ट फॉर्मेट करके T20 कर दिया गया, वो भी 3.5 घंटे का होता है। तो इतना लंबा जो इसका फॉर्मेट है, इसी वजह से बहुत सारे देश जो है क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। फिर भी धीरे धीरे क्रिकेट पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि T20 की आने की वजह से थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। तो अब बहुत सारे देश इसको खेलना शुरू कर दिए। तो अगर मान लीजिए कोई देश खेलता है और वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कंपटीशन कर सके, तो इसके लिए ICC से परमिशन लेनी होती है। जब ICC उसे दर्जा देता है, तब जाके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल सकता है। समझ में आ गया? तो उसी की तर्ज पर ICC ने 3 नए देशों को एसोसिएट ग्रुप में शामिल किया है। देखिए, एसोसिएट ग्रुप का मतलब क्या होता है समझिए। क्रिकेट खेलने वाले 2 ग्रुप हैं। जो क्रिकेट इस समय खेल रहे हैं जितने भी देश, उसमें 2 हैं। एक है परमानेंट ग्रुप। परमानेंट ग्रुप का मतलब हो गया स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य मतलब ऐसे देश जिनको टेस्ट खेलने का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। इस तरह के लगभग 12 देश हैं जिन्हें टेस्ट खेलने का दर्जा प्राप्त है। समझ में आया? ये परमानेंट देश हैं। और इसके अलावा जिनको टेस्ट खेलने का दर्जा नहीं प्राप्त हो, उन्हें एसोसिएट देश कहा जाता है। समझ में आया? तो ऐसे लगभग 106 देश हैं। 106 देश हैं एसोसिएट देश, वो आपस में क्रिकेट खेलती हैं। इनका जल्दी मतलब इन देशों के साथ दौरा नहीं होता है। तो परमानेंट देश क्या होते हैं? आपस में क्रिकेट खेलते हैं, और एसोसिएट देश आपस में क्रिकेट खेलते हैं। जब कोई देश बहुत ही बेहतर तरीके का क्रिकेट खेलता है या कुछ कंडीशन का फुलफिल कर लेता है, तो उसे एसोसिएट देश से परमानेंट देश में शामिल कर लिया जाता है। तो अभी इन देशों को, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और स्विट्जरलैंड को
किस में शामिल किया गया है, एसोसिएट ग्रुप में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार एसोसिएट ग्रुप की संख्या कुल कितनी हो गई, 106 हो गई। समझ में आ गया, क्लियर है। आईसीसी के बारे में बता दें, ये क्रिकेट के संबंध में नियम और दिशा निर्देश बनाने वाली संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी बच्चा, 1909 में। इसके चेयरमैन है इस समय ग्रेग बार्कले, और इमरान ख्वाजा इसके डिप्टी चेयरमैन है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा क्या करेंगे, आप मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड को आज ही गूगल पे ढूंढेंगे और इसकी कैपिटल को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे क्या इसकी कैपिटल है। ठीक है, मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल आप लोग हमको बताएंगे, लेकिन मैपिंग ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैपिंग करने से बहुत लाभ होता है। एक बार मैप आप देख लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में वो छप जाता है, आपके ब्रेन में क्या हो जाता है, वो इंस्क्राइब हो जाता है। तो होपफुली आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और वीडियो में अगर कुछ डाउट हो, कुछ सजेशन देना हो, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल इनबॉक्स भी कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। तो आज के लिए मित्रों इतना है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे।